सबसे पहले प्रोफेसर बनर्जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं मुस्लिम क्वेश्चन पे आऊँ, वो सवाल जिस पर शशि थरूर बड़े बुरे तरीके से ट्रोल हुए हैं पिछले 48 घंटे में। हालाँकि उन्होंने एम फॉर मुस्लिम नाम का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने माइनॉरिटी लिखा, उसके बावजूद भी पूरी बहस शुरू हो गई। मुझे बताइए कि ऋषि सुनक की जो बहुत सारी जो पहचानें हैं, ये पूरा जो पहचानों का गुलदस्ता वो लेकर आते हैं सामने, उसमें क्या वाक़ई उनकी हिंदू पहचान, माइनॉरिटी पहचान सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है? तो आप अनम्यूट प्लीज़। जी, जी, शुक्रिया। जी, ठीक है, मैं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज़। जी, शुक्रिया। ऋषि सुनक उनका सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि वो एक कंज़र्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं और वो उनका जो इससे पहले का जो उनका करियर था, वो गोल्डमैन सैक्स में था। वो कंज़र्वेटिव पार्टी में उनको टिकट मिला 2015 में। तो लेकिन जब उनको टिकट दिया गया, जब वो पॉलिटिक्स में आए, तब उनको सबसे जो सेफ सीट है ब्रिटेन में, रिचमंड जो यॉर्कशायर में है, वो 100 साल से वो कंज़र्वेटिव पार्टी के पास वो सीट है। वो जो विलियम हेग का सीट हुआ करता था, विलियम हेग पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं इस देश के, वो वाला सीट ऋषि सुनक को दिया गया है। तो जी, उनका पहचान हिंदू, ब्राउन, ब्रिटिश एशियन ज़रूर है, लेकिन ये पहचान भी है कि उनका एक बहुत सख्त फ़ाइनेंस का बैकग्राउंड था। वो नारायण मूर्ति के सन इन लॉ थे और वो पॉलिटिक्स में जब आए तब टोरी पार्टी ने उनको अ, स्वागत तो किया ही, लेकिन इस तरह से कि ऐसा सीट दिया उनको, जो वो कभी हार ही नहीं पाएँगे। तो उनका गवर्नमेंट में आना बहुत गारंटीड था, मान लीजिए। फिर 2019 में जब साजिद जावेद ने रिज़ाइन की, वो थे फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे, जिसको चांसलर कहते हैं, चांसलर एक्सचेकर। फाइनेंस मिनिस्टर के दर्ज में थे साजिद जावेद, लेकिन साजिद जावेद ने ये बिल्कुल कोरोना के पहले, पैंडेमिक के पहले की बात है, वो रिज़ाइन किए। जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया, तब ऋषि सुनक उस वक़्त ट्रेज़री में काम करते थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे। तब बोरिस जॉनसन ने उनको चांसलर बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और उसके बाद ही पैंडेमिक होने के वजह से चांसलर का जो रोल बना ब्रिटिश पॉलिटिक्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रोमिनेंट सा रोल बन गया वो। तो बहुत लोग जो ऋषि सुनक को तब तक नहीं जानते थे, इस पहचान से ज़रूर जाने। चांसलर का जो काम है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, प्रधानमंत्री के बाद ही उनका ही स्टेटस होता है। तो तभी बात चली थी कि वैसे उनसे पहले साजिद जावेद बन चुके थे चांसलर, तो वो थे पहले नॉन व्हाइट चांसलर, फिर ऋषि सुनक बने। लेकिन उनका पैंडेमिक हैंडल करने का तरीका, जो इम्पेटस फाइनेंशियल स्टिमुलस देना था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को, वो बिज़नेस वालों को, उन्होंने लोग मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। तो इसलिए जब कंज़र्वेटिव पार्टी में नए लीडर चुनने की जब बात हुई, तब ऋषि सुनक जब आगे आए, तब जो पार्लियामेंट में जो पार्टी बैठती है, जो एमपीज़ होते हैं कंज़र्वेटिव पार्टी के, उनका पूरा सपोर्ट था उनके पास। लेकिन जब वो उनको इलेक्ट करने के लिए, जब वो कंज़र्वेटिव पार्टी का जो मेंबरशिप होता है, जहाँ पे आम लोग कंज़र्वेटिव पार्टी के जो फीस भर के मेंबर बनते हैं, उनके पास वोट जाती है, वो लोग नहीं माने। उन्होंने चाहा कि लिज़ ट्रस को प्रधानमंत्री बनाया जाए। शी इज़ व्हाइट, शी इज़ ब्रिटिश, और उनको शी वाज़ चोज़न ओवर ऋषि सुनक। तो आज के तारीख में देखने को मिलता है कि ऋषि सुनक ज़रूर प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन कंज़र्वेटिव पार्टी का जो आम मेंबरशिप है, उनके हाथ में छोड़ा जाता तो शायद वो नहीं बन पाते। 5 साल में ये 6th प्राइम मिनिस्टर हैं, 6 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं इस देश में 5 साल में। और तब जाके इस एक क्राइसिस जब बन गई, पिछले हफ्ते जब लिज़ ट्रस को रिज़ाइन करना पड़ा, उस क्राइसिस में ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब इसका ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ज़रूर है कि ब्रिटेन जैसे देश में इंडिया जी। अब 75 साल का एनिवर्सरी मना रही है इंडिपेंडेंस का, उस साल में
एक इंडियन ओरिजिन के नागरिक अगर जब प्रधानमंत्री बने, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये कोई इलेक्शन जीत के जी। प्रधानमंत्री नहीं। प्रोफेसर बैनर्जी, अगर आप हमारे साथ हैं अभी, तो मैं जानना ही चाहती हूँ प्रोफेसर बैनर्जी से कि जिस तरीके से ऋषि सुनक के बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रेक्सिट के सपोर्टर उनकी पार्टी भी रही है, पूरा ग्लोबलाइजेशन को जो कुछ एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल यहाँ तक कह रहे हैं कि ये वापस हो रहा है, मतलब हो सकता है कि एक तरह से जो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन है उसकी मौत बहुत नजदीक है, और खासकर ये जो हमारा पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसके बाद सारे मुल्क अपने आप एक अंधे कुएं, एक छोटे कुएं में तब्दील हो रहे हैं, जितनी दुनिया खुली थी उतनी वापस जा रही है। ऐसे में वो खुद एक तरह से एक प्रोडक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन का, एक प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिटी का, रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन उन तमाम चीजों की वो खिलाफ हैं। इमिग्रेशन का जिक्र हो रहा है कि वो शायद एक बहुत सख्त और एक नेगेटिव उनका रवैया होगा जो उनकी पार्टी का रहा है इमिग्रेशन के तौर पे भी। तो ऐसे में जब भारतीय मूल के लोग एक ऐसे व्यक्ति में एक अपने एक आईने के तौर पर देखते हैं कि वो बन सके प्रधानमंत्री, तो हम में से भी बहुत सारे लोगों की संभावनाएं होंगी, या कुछ लोग नौकरी की तलाश में देख रहे होंगे उनकी तरफ। तो ऐसे में क्या वाकई अपने आप में ये एक तरह से मैं कहूंगी कॉन्ट्रडिक्टरी ये एक पोजीशन नहीं हो जाएगी जिसमें वो खुद उन तमाम चीजों का प्रोडक्ट है जिनको अब अपनी पार्टी की पॉलिसी के तौर पर उनको विरोध करना पड़ेगा? जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं पहले चीज़ एक बात बोलना चाहती हूँ, जो पहले का डिस्कशन हो रहा था कि इंडिया में क्या मुमकिन है। अब आप देखिए, अगर आज के तारीख में जो ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं, उनको पूछना चाहिए कि 2019, 2014 आप कंपैरेटिव देखिए, कितने मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है लोकसभा के इलेक्शन लड़ने की। जीतने की भी बात तो आप छोड़ दीजिए, पहले लड़ने के लिए टिकट, जब सीट सिलेक्शन होता है, किनको टिकट दिया गया है, किस पार्टी ने किसको दिया है। बीजेपी से आज तक 2019 में किसी को नहीं मिला, और इसलिए लोकसभा में उनके तरफ से इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा मेजॉरिटी है, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। अब यहाँ पे आप ब्रिटेन में देखिए, जो बात सिद्धार्थ कह रहे हैं कि देख के सीखना क्या चाहिए, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, ब्रिटिश एशियन कैंडिडेट्स हैं, उनको इस तरह का सीट दिया जाता है, मिलता भी है, जहां वो जीत सके। अब ऋषि सुनक का, जैसे मैं कह रही थी, उनको सबसे जो 100 साल से सीट नहीं हारी है कंजर्वेटिव पार्टी, वो वाला सीट ऋषि सुनक को दिया गया कि वो जरूर जीते। तो आप माइनॉरिटीज को अगर जगह देना चाहते हैं संसद में, तो इस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, ना कि बोले कि आप भी उतर आइए, देखा जाएगा क्या होगा, आपकी क्या औकात है। पार्टीज एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है माइनॉरिटीज के लिए। एक पहली बात यह है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ऋषि सुनक का जो अपना पॉलिटिक्स है, वो हाँ, वो ब्रेक्सिटियर हैं, वो चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोप से निकल आए, और अभी हालात जो पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा उनके खिलाफ, अब एक नेगेटिव ट्रेंड, जो पहले उत्साह से लोगों ने मान लिया था कि उनका सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, अब दोनों पार्टियों से, और मेन स्ट्रीम ओपिनियन जो है वो काफी क्रिटिकल है कि उन्होंने अपने होम मिनिस्टर को, सुएला ब्रावर्मन को दोबारा बुलाया, जो पहले पिछले हफ्ते 7 दिन पहले उन्होंने रिजाइन किया था। अब इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यही है सुएला ब्रावर्मन जिन्होंने 1 महीने पहले कहा था कि इमिग्रेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमको इमिग्रेशन कंट्रोल करना चाहिए, और उन्होंने खास करके इंडियंस को चुना कि यही लोग इंडिया से जो आते हैं वो ओवरस्टे करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो आते हैं वो वीजा जब खत्म होता है उससे भी बाहर रुकते हैं, तो इन पे हमको नजर रखना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। और इसकी वजह से जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड डील साइन होने वाला था दिवाली से पहले, वो नहीं हो पाया। अब ऋषि सुनक जब आए, तब एक उम्मीद थी कि शायद वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव इमिग्रेशन पॉलिसी के सपोर्ट करेंगे शायद, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी में जो राइट विंग है, जिसको उनको मनाना पड़ा कि वो उनका सपोर्ट ऋषि सुनक को चाहिए था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उनको शायद अपीस करने के लिए उनको सुएला ब्रावर्मन को अपॉइंट करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किया है। अब इसका जो इम्प्लीकेशन है वो इंडिया के लिए बहुत सीरियस होगा।
प्रोफेसर बनर्जी, लास्ट कमेंट में चाहती हूँ कि आप एक करें कि भारत के समाज के लिए क्या संदेश है, खासकर हमारे फॉर्मर रूलर्स जिनके मातहत हमने काम किया, और बहुत सारे हमारा अभी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम और बहुत सारी चीजें अभी भी बिल्कुल यूके के ही ब्रिटेन के ही मॉडल पे चलती हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजों में ये कंपैरिजन भी होता है। ये कंपैरिजन जाहिर है, और एक बात जो हमने कही है कि माइनॉरिटीज को अगर आप पॉलिटिक्स में लाना चाहें, उनके लिए किस तरह से आपको अरेंजमेंट्स, किस तरह के सीट मिले, उनको टिकट मिले, इस बात की तो हमने जिक्र की है। इसके साथ साथ ये भी बनता है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी केवल आपके प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट से तो नहीं बनती है। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, अब ऋषि सुनक का पहला काम आज था पार्लियामेंट में जाके पीएमक्यू जो है बुधवार को होता है, वो उनको कोई भी एमपी कोई भी सवाल पूछ सकता है। अब पहले से आप सवाल बताने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ता है हाउस ऑफ कॉमन्स में और उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। वो हर बुधवार को होता है। ये भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इंडिया को ये भी सीखना है। दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री आप चुन रहे हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं वो बनेंगे प्रधानमंत्री, तो उसके लिए एक अंदर का जो डेमोक्रेसी है, एक पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वो भी होना जरूरी है कि पार्टी के जो मेंबर हैं वो वोट डालें कि कौन बनेगा हमारा प्रेसिडेंट, वो फिर जाके प्रधानमंत्री बनता है। फिर आप देखिए पिछले 7 दिनों से इतना जो कुछ हुआ यहाँ पे, लिज ट्रस का रेजिग्नेशन और फिर दूसरा प्रधानमंत्री बनना, इस सब में आप मीडिया का रोल देखिए। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े जो भी पॉलिटिशियन जितना भी बड़ा हो, वो प्रधानमंत्री से लेके वित्त मंत्री से लेके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो भी है, रेडियो और टेलीविजन में लगातार उनको सवालों का जवाब देना पड़ता है। मीडिया का ये छूट है यहाँ पे। वो अगर इस तरह के सवाल नहीं करेंगे तो उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है। कोई मायने ही नहीं है कि जो सियासत में जो पावर में है उनको आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी चीज जो है, जो डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी बात है, और जो साधारण नागरिक को सीखना पड़ता है कि आपको सीखना पड़ता है क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, जिसके हिसाब से आप सवाल उठा सकते हैं। अगर आप पिटिशन साइन करें, यहाँ पे जो सिस्टम है कि आप किसी भी इशू पे अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में बहस हो, डिबेट हो, उस पे चर्चा हो, अगर 10,000 लोग उस पिटिशन पे सिग्नेचर डालें तो बाय लॉ जरूरी है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में उसको डिबेट करना ही है। तो जो सिटीजन और पार्लियामेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 साल में किसी को बना दिया आपने मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, फिर आप उनसे सवाल ही नहीं कर पाए, उनको कभी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं दिखाना पड़े। ये चीज भी सीखने की बात है।